Hello, my dear friends. Myself, Dr. Mayank Rahul, Assistant Professor from the Department of Community Medicine, Srivanti Medical College, Indore. So today we'll be discussing about the role of public health laboratories. क्या होता है, हम क्यों देखते हैं, और इसका क्या इम्पोर्टेंस है बेसिकली अपने लाइफ में, हम क्यों इसको आज हम देखने वाले हैं. So फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का हम जान लेते हैं. At the end of the presentation, you should be able to understand how the laboratory contributes to the epidemiological surveillance और अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ लेबोरेटरी बेस्ड सर्वेलेंस क्या होता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं. सो बेसिकली जो हमारा यहाँ पहला लाइन है, अंडरस्टैंड हाउ द लेबोरेटरी कंट्रीब्यूट्स टू एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस, ये हमारा पॉइंट फोकस रहेगा, जिसके ऊपर हम लोग देखने वाले हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 स्टेजेस ऑफ एन डिजीज सर्वेलेंस या डिजीज आउटब्रेक के बारे में. तो पहला क्या होता है, बिफोर द आउटब्रेक, ड्यूरिंग द आउटब्रेक एंड इन बिटवीन द आउटब्रेक. सो बिफोर आउटब्रेक में हमें क्या मिलता है, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिलते हैं, आउटब्रेक डिटेक्शन करते हैं. आप कहाँ आउटब्रेक हुआ, कैसे हुआ, उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं. अर्ली वार्निंग सिग्नल्स क्या कहता है, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स ये बताता है आपको, सच एज अभी कॉमनेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कोरोना का, कोविड-19, नोवल वायरस कोविड-19 के बारे में. ये सबसे पहले वुहान में डिस्ट्रिक्ट में दिखा, किसी खास पार्टिकुलर पर्सन में दिखा, जिसमें कि जो भी साइन एंड सिम्टम्स हम स्टडी करते हैं वो हमारा फुलफिल नहीं हो पा रहा था, इससे मैच नहीं कर रहा था. द थिंग इज दैट बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी particular thing, when we are talking about any particular thing, early warning signals, तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि ये जो सिग्नल्स होते हैं इन्हें हमें पहचानना पड़ता है फ्रॉम टाइम टू टाइम. जैसे डिजीज का आउटब्रेक हुआ, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा, नहीं समझा है, तो उसको हम लोग पार्टिकुलरली एनालाइज करते हैं, उस केस को आइसोलेट करते हैं एंड उसको हम लोग देखते हैं कि उसका रिजल्ट आउटपुट क्या आएगा. सो दिस इज द वार्निंग सिग्नल्स. फिर हम लोग आउटब्रेक डिटेक्शन करते हैं, देखते हैं कि वो बंदा किन किन से मिला, कहाँ कहाँ से डिजीज स्प्रेड हो रही है, या स्पोरेडिक है, हर जगह से आ रहा है न्यूज़, या किसी एक पॉइंट सोर्स से आ रहा है, ठीक है, या अलग अलग एरिया से आ रहे हैं. जो आपके डिजीज के न्यूज़ हैं वो अलग अलग एरिया से आ रहे हैं, या किसी खास एरिया से आ रहा है, नंबर ऑफ पीपल्स बैठे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे, और आपको इसी एक पार्टिकुलर पर्सन से मिल रहा है, ठीक है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिजीज आउटब्रेक. ड्यूरिंग द आउटब्रेक क्या होता है, हम लोग क्या नोटिस करते हैं, ड्यूरिंग द आउटब्रेक हम लोग जो यूज़ करते हैं बेसिकली जो हमारा आउटब्रेक रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक है. सपोज हम बात करें किसी खास चीज़ के बारे में कि कोई एक सिंगल केस था आपके पास, ठीक है, उस पर जो उसका साइन सिम्टम्स था वो आपके किसी भी डिजीज से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है. फिर आप उसको आइसोलेट करते हो अपने लिए, आइसोलेशन इज डन, ठीक है. द मेजर थिंग इज दैट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आइसोलेशन, तो हम यहाँ पे मेन फोकस किस पे करते हैं, मैनेजमेंट पे, ठीक है. उस केस का आप मैनेज कैसे कर रहे हैं, उस केस को आप स्टडी कैसे कर रहे हैं, उस केस के आप बेटरमेंट के लिए क्या काम कर रहे हैं, राइट. नाउ अभी हम लोग ये ऊपर देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग डीप में जाने की कोशिश करेंगे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन बिटवीन द आउटब्रेक्स. अब कहीं पे पहला केस निकला, कहीं पे दूसरा पहला केस निकला, किसी कंट्री में, पैन इंडिया बोलिए या ऑल ओवर वर्ल्ड बोलिए, तो हम उन दोनों केस में टैली करते हैं कि ये जो पहला वाला केस निकला था हमारा और ये जो दूसरा केस जहाँ पे निकला, इसमें क्या ट्रेंड सेट हो रहा है, क्या खास उसी क्लाइमेट में हो रहा है, क्या खास उसी इथनिक ग्रुप में हो रहा है, या खास किसी चीज़ के खाने से हो रहा है. आर यू गेटिंग इट? तो वी बेसिकली ट्राई टू मॉनिटर दोस ट्रेंड. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरवेंशन इवेल्युएशन. अब हम इनमें इंटरवेन करते हैं कि भैया इनमें ऐसा क्या था जो कि ये डिजीज बढ़ी, इनमें क्या था कि इनमें ये डिजीज फोकस में आई. आर यू गेटिंग माय पार्ट? तो इसके लिए हम लोग स्टडी करते हैं कि भैया इन दोनों में लिंक क्या है, कोई भी डिजीज है तो क्यों फैल रही है, उसका हम लोग इवेल्युएट करते हैं. इवेल्युएशन बेसिकली डन ऑन द 4 प्रिंसिपल, रिलेवेंस, एडिक्वेसी, ठीक है. तो इसके ऊपर हम देखते हैं कितना रिलेवेंट है एरिया में, कितना एडिक्वेट है, कितना प्रोग्रेसिव है, ठीक है. नाउ थर्ड वन इज मॉनिटरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव. अब ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव कौन सा हुआ,
कंट्रोल ऑब्जेक्टिव आपका जो आइसोलेट किया हुआ था पेशेंट वो हुआ, उसके ऊपर हम आपने देखा मॉनिटर प्रोग्रेस किया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या होने लायक है वहां पे। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक थिंग हियर। जो हम लोग देखने वाले हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट, कि अब ये नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, जो हमने ये पहला देखा था जो हमने पहला देखा था अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, इसके बारे में हम लोग इलेबोरेट करके देखने वाले हैं आगे कि इसके अंदर होता क्या है। Now, early warning signals basically depends upon the detection of pathogens that have potential to spread. Sentinel events requiring early control measures. Now, अब जिस भी एरिया में हुआ है कोई भी केस, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कोई भी केस के बारे में, जो डिटेक्शन हमने देखा है एक एरिया में, जो पैथोजेंस निकले हैं जिस भी एरिया में, उनका पोटेंशियल क्या है और वो कैसे स्प्रेड कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पार्ट? हम ये सारी चीज का स्टडी करते हैं। ओके, ना सेंटिनल इवेंट्स, जो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट जो क्रिएट हो रहा है रिक्वायरिंग अर्ली कंट्रोल मेजर्स, वो कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ठीक है। सच एज एन आइसोलेशन ऑफ अ सिंगल एपिडेमिक प्रोन आइसोलेट that is non-typhoidal salmonella isolated from a neonate in a hospital neonatal intensive care unit. ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है आपको, बिकॉज सिंस द स्लाइड हैज बीन टेकन फ्रॉम वे बैक ओल्ड पार्ट, वहाँ पे सैल्मोनेला कॉमन रहा होगा प्रोन में उस समय, तो इसलिए उसका एग्जांपल लिया गया है। इमर्जेंस ऑफ रेजिस्टेंस स्ट्रेन इन द हॉस्पिटल और द कम्युनिटी, दैट इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, MDR टीबी का इलाज हमने चालू किया था, तो हर जगह से लोगों को इलाज कर रहे थे, कुछ ट्रीटमेंट ले रहे थे कुछ नहीं ले रहे थे, तो उनमें अब क्या हुआ, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट चालू हो गया। तो इन सब चीज़ों का जो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स है उसको हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। आर यू गेटिंग पार्ट? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आउटब्रेक डिटेक्शन, आउटब्रेक डिटेक्शन बाय द लेबोरेटरी एंड आउटब्रेक डिटेक्शन विद द असिस्टेंस फ्रॉम द लेबोरेटरी। अब दो चीज़ें हैं, जो आउटब्रेक को डिटेक्ट किया लेबोरेटरी वालों ने, लैब में उसको स्टडी किया गया, उसके स्ट्रेन्स को स्टडी किया गया या फिर कल्चर को स्टडी किया गया कि वो क्या कल्चर है किसी भी बैक्टीरियल ग्रोथ का, और उसके बाद असिस्टेंस फ्रॉम द लेबोरेटरी। अब लैब वाले बताएंगे भैया कि यदि कोई भी चीज़ है आपके पास, कोई भी डिजीज हो रहा है, तो वहाँ पे आपका क्या फुल फोकस होना चाहिए, ठीक है, पेन पॉइंट आपको क्या किस पे काम करना है। सपोज आपका जो केस है हो रहा है वो गंदे पानी से, ओके, जो आपको नदी नाले से मिल रहा है और आप उसको कहीं ना कहीं छान के ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे, या पानी गंदा है, ठीक है। अब वो जो पानी गंदा है, जब ये आपके डिजीज़ में, सपोज साल्मोनेला के बारे में बात कर लेते हैं, टाइफाइड हो गया किसी पेशेंट को, तो हम लैब में भेजते हैं ब्लड कल्चर करने के लिए, तो ब्लड की स्लाइड्स बनती हैं, ठीक है, उसमें देखा जाता है साल्मोनेला टाइफी कहाँ है, कितना % है, क्या उसको अफेक्ट कर रहा है, क्या कितना टाइटर है, जो हम लोग पढ़ते हैं 1:8 आता है आपकी रिपोर्ट पे लिखा हुआ, 1:16 लिखा हुआ आता है, तो ये टाइटर्स क्या कहते हैं। तो द थिंग इज दैट दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाइल यू आर टॉकिंग अबाउट आउटब्रेक डिटेक्शन विद असिस्टेंस फ्रॉम द लैबोरेटरी। नाउ आउटब्रेक डिटेक्शन बाय द लैब, बाय द लैब में क्या होता है, लैब वाले क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लस्टर ऑफ इन्फेक्शन विद एन अनयूजुअल पैथोजन, कोई यदि अनयूजुअल पैथोजन है तो उसको हम लोग देखते हैं, स्पेसिफिक सब टाइप ऑफ पैथोजन देखते हैं, यदि किसी खास प्रकार का आपका सब टाइप है पैथोजन का तो वो हम स्टडी करते हैं, आउटब्रेक ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन देखते हैं, सब टाइप्स ऑफ पैथोजन देखते हैं, सिजिला डिसेंट्री टाइप 1 देख, जैसे कि एग्जांपल में आ गया आपके पास, ठीक है ना। इसमें इन लीव कोर्स आपको समझना पड़ेगा, रेफरेंस सेंटर में कैप्चर आउटब्रेक्स डिसेमिनेटेड ओवर लार्ज एरियाज। अब हर जगह एरिया, हर एक एरिया से आपके पास कहीं कहीं से इन्फ्लुएंसिंग थिंग्स आ रहे हैं जो आपके लैब में रिसर्च का पार्ट बन रहा है, तो उसको हम लोग रेफरेंस सेंटर वहाँ पे हम लोग बना सकते हैं जहाँ से हम लोग को केस मिलेगा। नाउ आउटब्रेक डिटेक्शन विद द हेल्प ऑफ लैब में क्या हम लोग देखते हैं, कंफर्म करेंगे डायग्नोसिस कि भैया क्या है क्या नहीं है, अलाउ फॉर मोर स्पेसिफिक केस डेफिनेशन,
जो भी हम लोग केस डेफिनेशन तैयार कर रहे थे उसको हम लोग अलाउ करेंगे ताकि स्पेसिफिकली हम देख पाएँ और समझ पाएँ। प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स ऑन पैथोजेंस, दैट इज फेस टाइप। Effective participation of the laboratory in surveillance requires good communication between the epidemiologist and laboratories. epidemiologist कौन होते हैं? जो लोगों के बारे में पढ़ते हैं, कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, सच एज मास्टर इन पब्लिक हेल्थ हो गया, डॉक्टरेट इन पब्लिक हेल्थ हो गया, जहाँ पे आप MD करते हैं और आपको पब्लिक के बीच में जाके देखना पड़ता है, ठीक है ना। लेबोरेटरी रोल ड्यूरिंग द आउटब्रेक्स क्या होगा? मेन थिंग, लेबोरेटरी कंफर्मेशन ऑफ अर्ली केसेस करेगा on a subset of cases, identification of new pathogens, typing of pathogens, जो पैथोजन आपको मिल रहा है उसको हम लोग टाइपिंग करेंगे, देखेंगे, स्टडी करेंगे। लिंक द क्लस्टर व्हेन द एपिडेमियोलॉजिकल डाटा इज नॉट सफिशिएंट, जो भी क्लस्टर आपके पास मिल रहा है उसको हम लोग एक दूसरे लिंक करके देखेंगे। कब करेंगे ऐसा? जब एपिडेमियोलॉजिकल डाटा आपके पास सफिशिएंट नहीं होता है, जब आपके पास इक्का दुक्का केस रहता है और आपको बहुत तकलीफ आती है समझने में। एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग टू द गाइड ट्रीटमेंट, पोस्ट आउटब्रेक सर्वेलेंस देखेंगे, इन्वायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड डिटेक्शन ऑफ कैरियर करेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं करना क्या होता है जब हम लोग किसी भी आउटब्रेक में फंसते हैं। तो सच एज अभी करंट सिनेरियो में हमने क्या किया था? पहले जो देखा था पैथोजेंस के बारे में देखा था कि पहला भैया ऑनसेट कहाँ से हुआ, फिर उसके बाद हमने लिंक किया सारे क्लस्टर्स को, एपिडेमियोलॉजिकल डाटा को मिलाया। पहले जब 1-2 केस थे तो सफिशिएंट नहीं था, तो हम लोग उस स्ट्रेन को स्टडी कर रहे थे, कोविड स्ट्रेन को। फिर उसके बाद एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी देख रहे थे कि एंटी माइक्रोबियल की ससेप्टिबिलिटी क्या है उस सिंगल पैथोजन को लेके। फिर उसके बाद जो पोस्ट आउटब्रेक हो चुका है, अब आउटब्रेक फैल चुका है, उसके बाद का सर्वेलेंस जो हम लोग देख रहे हैं भैया पब्लिक में फैला हुआ है, अब हम क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम पता करते हैं, इन्वायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि उस इन्वायरमेंट में क्या खास है ऐसा कि वहीं पे क्यों फैल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम फोकस करते हैं डिटेक्शन ऑफ कैरियर्स पे कि कहाँ से वो फैल रहा है। अब ये एग्जांपल आपके पास स्लाइड का दिया हुआ है सार्स के बारे में, ठीक है। सार्स का जो स्लाइड ये बनाया गया है, क्यों बनाया गया? लेबोरेटरी रोल ड्यूरिंग द आउटब्रेक्स, हम लोग जो बेसिकली स्टडी कर रहे हैं टॉपिक के अंदर, फॉर न्यू एंड इमर्जिंग पैथोजन, आइडेंटिफाई करेंगे पैथोजन को, डेवलप लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, पेशेंट ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट विद देयर फॉलोअप्स हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि भैया ये जो नया पैथोजन आया है ये किस चीज़ से रेजिस्टेंट है, किससे नहीं है, क्या हमें आउटकम मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। नाउ मॉनिटरिंग एंडेमिक डिजीज ट्रेंड, अब हम लोग ट्रेंड देखने वाले हैं कि डिजीज का ट्रेंड क्या है। जैसा कि मैंने पहले स्लाइड में बताया आपको, कंफर्म डायग्नोसिस करेंगे, केस डेफिनेशन दैट इंक्लूड लेबोरेटरी क्राइटेरिया, मॉनिटर रेजिस्टेंस पैटर्न्स, मॉनिटर सबटाइप्स ऑफ अ पैथोजन। यहाँ 2 चीज मॉनिटर करना होता है आपको, रेजिस्टेंस पैटर्न पैथोजेंस के अंदर, और मॉनिटर करते हैं जो उस पैथोजन का सबटाइप्स है, कहीं उनके कारण जैसे जीन म्यूटेशन हो गया, mRNA का स्प्लिट हो गया, तो इन सब चीज़ों पे हम फोकस करते हैं, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एन इन्वेसिव मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन सीरो ग्रुप्स बाय ईयर। फ्रांस में हम 1985 से 2000 का जो एग्जांपल दिया गया स्लाइड में वो हम देखते हैं, नंबर ऑफ केसेस के बारे में एंड नंबर ऑफ ईयर्स जब तक तो हम लोग फैलता जा रहा है। तो पहला ग्राफ हम बात करें 85 के बारे में, 1985, तो बेसिकली उस समय हमारे नंबर ऑफ केस 100 थे, ठीक है। बी केसेस के कितने थे? ऑलमोस्ट 150 के आसपास, एंड सी केसेस क्या थे? 120 के आसपास। सो दीज आर द डेमोग्राफिकल ट्रेंड जो हम लोग एनालाइज करते हैं, जो हम लोग देखते हैं और स्टडी करते हैं। केसेस ऑफ मलेरिया बाय स्पीसीज इन रीजन ए, रीजन ए कोई भी एक रीजन है जहाँ ईयर 1992 से लेकर 1996 तक हमने स्टडी किया। तो वहाँ पे क्या पाया 1992 में, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, फाल्सीपेरम की लोड, पैथोजन लोड कम था और अदर्स के ज़्यादा थे। 1993 के आते आते फाल्सीपेरम का ग्रोथ हाई होते गया, एंड अप्रॉक्सीमेटली 1996 में फाल्सीपेरम को हमने पूरा स्टडी किया तो हमें पता लगा कि भैया ये मेन फाल्सीपेरम है, अदर्स का नहीं है। द इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ फाल्सीपेरम इज एन अर्ली वार्निंग। अब हमने शुरुआती 2-3 साल में देखा ट्रेंड, ये जो बढ़ रहा है 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में, तो ये एक अर्ली वार्निंग एंड साइन सिग्नल्स हो जाता है किसी भी लैब के लिए, पब्लिक हेल्थ लैब के लिए और इसके साथ साथ एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इरेडिकेशन, एलिमिनेशन एंड मॉनिटरिंग। The elimination phase requires more specific tests as positive predictive value decreases. Laboratory confirmed diagnosis such as polysurveillance, measles, typing helps identifying the origin. Now, जो eradicate हुआ
जैसे पोलियो सर्विलेंस किया हमने, पोलियो का कंफर्म केस देखा, मीजल्स देखा, ठीक है, स्मॉल पॉक्स देखा, चिकन पॉक्स देखा, तो उनको इरेडिकेट करने के लिए हमने क्या क्या स्पेसिफिक टेस्ट लगाया और उसके बाद कैसे कैसे उनका एलिमिनेशन प्रोग्राम तैयार किया गया और उसको बराबर मॉनिटर किया गया, ये हम बेसिकली करते हैं ना। एक सिंपल सा स्लाइड है जिसमें आप देख पा रहे होंगे, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जब हम बात कर रहे हैं 1988 में, नंबर ऑफ केसेस ऑलमोस्ट 100 to 150 के बीच में था। वही चीज़ सिमिलर ट्रेंड जैसे आगे बढ़ते गया, 92 के आसपास देखेंगे तो जो ये 100 और 150 के बीच में था वो डिक्रीज हो गया, ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो गया, ठीक है। सो दीज आर द एन ट्रेंड्स जो आपको दिखता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक थिंग। दिस इज द स्लाइड फीचरिंग द 8 ट्रेंड्स ऑफ द हेल्थ सर्विस प्लानिंग। भैया कैसे कैसे किसी पर्टिकुलर सिटी में एड्स का ट्रेंड बढ़ता जाएगा, ये प्लॉट किया गया एक ग्राफ जो एपिडेमिक सर्वे देख के उसके ऊपर फ्यूचर प्रोडिक्शन किया गया है। ये एक अदर एग्जांपल हो गया आपके लिए केस कंप्लीशन एंड द क्योर के बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एस्टेब्लिशिंग लैबोरेटरी सपोर्ट फॉर पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस। इसमें बेसिकली करते क्या है, आइडेंटिफाइंग द डिजीज ऑफ पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस। ऐसे डिजीज तो बहुत सारे हैं, मगर क्या जिससे लाइफ हैम्पर हो रहा है उस पर फोकस करा जाएगा। अब जिससे लाइफ मिनिमम हैम्पर हो रहा है, जिसको हम लोग लीस्ट इंपॉर्टेंस में देखते हैं, उसको भी आइडेंटिफाई करके हम लोग छोड़ देते हैं। तो जहाँ हमारा काम करने का तरीका है वहाँ पे हम लोग वो बात करते हैं डिजीज के बारे में जो कि पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस में आता है। फिर उसका हम लिस्ट ऑफ डिजीज दैट रिक्वायर लैबोरेटरी कंफर्मेशन, उसका हम लोग लिस्ट बनाते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि उन पर क्या क्या टेस्ट परफॉर्म होगा। मैप लेबोरेटरी फैसिलिटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग रेफरेंस लेबोरेटरीज। रेफरेंस लेबोरेटरीज के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि हमने पहले क्या किया कि लेबोरेटरी फैसिलिटीज कहाँ क्या है उसको हमने मैप किया, फिर इसका ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर हमने फोकस किया कि वो कहाँ कहाँ मिलेंगे, हमें कैसे कैसे काम होगा, फिर इसके हमने रेफरेंस लेबोरेटरीज पे काम करना चालू किया। इस्टेब्लिशिंग लेबोरेटरी नेटवर्क, अब जो आपके पास 4-5 बन गए हैं लेबोरेटरी के चेन, वहाँ पे आप देखेंगे पार्टिकुलरली एक जगह आपका सपोज मेन लैब था, नेक्स्ट आपको रिमोट में एक छोटा सा लैब मिला, एक छोटा सा लैब मिला, फिर एक छोटा सा लैब मिला, तो आपने इनमें कनेक्शन करना चालू कर दिया कि भाई एक सीरीज ऑफ एरे जहाँ जहाँ पे जो भी टेस्ट होगा वो सब कहाँ रिपोर्ट करेगा, एक मेन को। तो ये जो पब्लिक हेल्थ लैब है इसको और फोकस करेगा, आइडेंटिफाई द फोकल पर्सन टू कोऑर्डिनेट द लेबोरेटरी सर्विसेज, डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन फ्लो कि भैया इंफॉर्मेशन बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो these are the primary importance of the laboratory support. Defining the roles and particularly जो हम बात कर रहे हैं responsibilities, defining the roles and the responsibility, identifying the referral system। अब पेशेंट जब आ रहा है आपके पास तो कहाँ रेफर कर रहे हैं, इंश्योर करिए आपने सप्लाईज का, लॉजिस्टिक्स का, गाइडलाइन एंड फॉर्म्स टू ऑर्गेनाइज द कम्युनिकेशन बिटवीन लैब एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट। जो आपका एपिडेमियोलॉजिस्ट है, जो आपका एपिडेमियोलॉजिस्ट एरिया का बता रहा है, उसमें और लैब के बीच में हम लोग कम्युनिकेशन तैयार करते हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट रेगुलर रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स एंड फीडबैक, प्लान क्वालिटी एश्योरेंस, बायोसेफ्टी, वेस्ट मैनेजमेंट, सुपरवाइज एंड मॉनिटर, डेवलप एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स प्लान। अब ये इंपॉर्टेंट स्लाइड इसलिए हो जाता है यहाँ पे हमारे लिए क्योंकि हम जो बात करते हैं इनके बारे में कि आपको क्या क्या करना है, स्टेब्लिश कैसे करेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस को देखने के लिए। तो थिंग इज दैट मेनली जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है कि जो सपोर्ट है वो कैसे आएगा, आइडेंटिफाई करेंगे आप सबके रोल्स को अलग अलग, ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखेंगे, फिर आइडेंटिफाइंग द रेफरल सिस्टम देखेंगे, फिर आप इंश्योर करेंगे आपके सारे लॉजिस्टिक्स को, सारे जो आपके पार्ट हैं, और उसके बाद आप क्लियर करेंगे कि भैया जो कम्युनिकेशन गैप है लैब एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट का, एपिडेमियोलॉजी का उस एरिया में, उसको हम लोग देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग डेवलप करेंगे एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड द रिस्पांस प्लान कि कैसे आगे काम करना है, ठीक है। इतना तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नाउ वी आर फोकसिंग अपॉन द एस्टैब्लिशिंग द लैबोरेटरी सपोर्ट फॉर पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, सिंपल सा है, जो कंडीशन जो हमने पहले ही बात किया है, पेरिफेरल लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, डायग्नोसिस एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स देखते हैं, जहाँ पे दिखता है हमें पता लगता है क्या हो रहा है। इन रूटीन लैब सर्विलेंस विद इंटेंसिफिकेशन बिफोर एपिडेमिक सीजन। अब मान लीजिए बरसात आ रही है तो मलेरिया के चांस बढ़ जाएंगे, डेंगू के चांस बढ़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि भैया
ये एपिडेमिक सीजन के ऊपर रिलाई करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करेंगे नॉर्मली जो होता है, ठीक है। एपिडेमिक प्रोन जो डिजीज मॉनिटरिंग होता है वहाँ देखेंगे हम लोग, प्रॉपर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ सैंपल्स देखेंगे, एंड होपफुली हम लोग क्या देखेंगे, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं। सो दीज आर द मेन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ surveillance, okay, of a health surveillance. Now we will discussing about establishing laboratory support for public health surveillance. इसमें क्या देखते हैं, इंटरमीडिएट लेवल ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, जिसमें कि डायग्नोसिस एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल को हम लोग स्टडी करते हैं, एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस करते हैं, रेस्पॉन्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या हो गया कि यदि कुछ ऐसा आगे जाके फ्यूचर में होता है तो आप कैसे अभी हेल्प करेंगे। नाउ जैसे कि अभी अपने करंट सिनेरियो में अपने देश में जब हम बात करेंगे, ऑक्सीजन की कमी हो गई, हॉस्पिटल्स की कमी हो गई, पेशेंट बेतहाशा सड़क पे हैं, तो ये लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग ही तो है। आपका एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इतना अच्छा नहीं था और रिस्पांस इतना ठीक नहीं था कि पब्लिक को सफ़र करना पड़ रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी बैड सिनेरियो ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश में हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है इंडिया में हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन एडिशन टू एक्टिविटीज एट पेरिफेरल लेवल, स्ट्रेंथनिंग द सर्वेलेंस थ्रू सप्लाईज एंड लॉजिस्टिक। नाउ इसके लिए बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल आपके वैक्सीन का रहेगा। गवर्नमेंट हर संभव प्रयास कर रही है कि आपको वैक्सीन लगे। तो कैसे लग रहा है वैक्सीन भैया आपको? द मेन थिंग यू नीड टू फॉलो इज दैट कि जो सप्लाईज एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब जो उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या देखना है अपने को, बेसिकली जो सप्लाईज जहाँ से चल रहा है, ठीक है, मतलब जहाँ से वैक्सीन बनी और उसके बाद आप तक आया तो उसको कहेंगे लॉजिस्टिक सपोर्ट के थ्रू आया। नेटवर्किंग ऑफ लैबोरेटरीज, जहाँ भी नया स्ट्रेन मिल रहा है उसको हम लोगों ने बराबर लैब में देखा, उसका फीडबैक सबमिट किया कि भैया ऐसा ऐसा दिख रहा है हमें, और फीड फॉरवर्ड किया हमने आगे सिस्टम में। उसके बाद हमने मॉनिटरिंग किया, उस चीज़ का सुपरविजन किया। आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन को हमने बराबर एपिडेमिकली रिस्पॉन्स देख के ईपी लैब कोऑर्डिनेशन किया, मतलब एपिडेमियोलॉजी और लैब का कोऑर्डिनेशन किया। सो ये एक बेहतरीन तरीका है आपको आप तक किसी पैंडेमिक से अच्छा रिस्पॉन्स लेने का। जो गलतियां होती है उससे हम सीखते हैं, सेम वही यहाँ पे हो रहा है। एस्टेब्लिशिंग लैबोरेटरी सपोर्ट फॉर पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस में क्या देखते हैं, रेफरल लेवल का ऑब्जेक्टिव होता है, कंफर्मेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग देखते हैं, की एक्टिविटीज रहती है, रेफरल इन्वेस्टिगेशन होता है, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ गाइडलाइन देखते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, बायोसेफ्टी एंड वेस्ट मैनेजमेंट। इसके अंदर हम लोग ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, सुपरविजन एंड फीडबैक को हम लोग फॉरमोस्ट प्रायोरिटी देते हैं। सर्वेलेंस लैब का फंक्शन देख लेते हैं, जस्ट में क्या है, कंफर्मेशन ऑफ इटियोलॉजी टू रिजॉल्व सिंड्रोमिक प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मॉनिटरिंग को हम लोग स्टडी करते हैं, इमरजेंस ऑफ अनयूजुअल आइसोलेट्स देखते हैं, डिटेक्शन ऑफ न्यू पैथोजेंस देखते हैं, एंड सीरो सर्वेलेंस करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आउटब्रेक डिटेक्शन विद इन द लैबोरेटरी, tracing spread through type and characterization, detection of carriers and natural foci of the infection, determine the end of an outbreak, determine elimination or eradication of any disease. So these are the various things which we study. डाटा इंटेलिजेंस जो हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास आगे से ये दोबारा गलती ना हो, जो हो चुकी है, जो आउटब्रेक हो चुका है उसको हम लोग काबू कर पाएँ, उसको ओवरकम कर पाएँ, ठीक है। नाउ सर्वेलेंस के ऊपर हम लोग बात करें लैब एंड एपिडेमियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में। ये क्या करता है, सेम एज यूजुअल है, आउटब्रेक डिटेक्शन देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन का, डेवलप केस डेफिनेशन, डिटरमाइन केस मैनेजमेंट जो हमने पहले ही पढ़ा है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करते हैं, इंश्योर करेंगे हर जगह अंडरस्टैंड द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, इवेलुएट द इंटरवेंशन, मॉनिटर प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंट्रोल, डेवलप इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटजीज, प्रिवलेंस स्टडीज। अब प्रिवलेंस क्या आता है आपको पता है, नंबर ऑफ न्यू केसेस, इंसिडेंस क्या होता है, नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड हो जाता है आपके पास। डेवलप इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटजीज में आपके पास वैक्सीन के 2 डोज लगने हैं तो आपके पास अभी कोविन ऐप है जिसमें आप रजिस्टर करते हो और आप सेकेंड डोज के लिए आगे मैसेज आता है आपके पास। तो इम्यूनाइजेशन का स्ट्रेटजी कैसा होगा, प्रोग्रेस क्या है भैया, कितना आपने एक दिन में इम्यूनाइज किया, होल ओवर द कंट्री में कितना इम्यूनाइजेशन हुआ, जो इंटरवेंशन का स्टेप्स हम ले रहे हैं पेशेंट्स के साथ वो कितना कारगर है, कितना अच्छा है, उसको हम लोग इवेल्युएट करते हैं, ठीक है ना। पब्लिक हेल्थ एंड क्लिनिकल लैब्स की अगर हम बात करेंगे
तो पब्लिक हेल्थ लैब और क्लिनिकल लैबोरेटरीज दो अलग अलग होते हैं, दैट बिलोंग टू द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक हेल्थ लैब हो गया इन्वॉल्व विद द पब्लिक हेल्थ, पार्टिसिपेट इन सर्वेलेंस। क्लिनिकल लैबोरेटरीज में क्या होता है, मे बी पब्लिक और प्राइवेट, इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स, मे पार्टिसिपेट इन पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस, एग्जाम्पल लैबोरेटरी रिपोर्टिंग। अब ये दो अलग अलग चीजें हो गई। पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरीज में हम बेसिकली खास पब्लिक सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, फोकस हमारा पब्लिक सेक्टर के ऊपर होता है। क्लिनिकल लैबोरेटरीज में जहाँ आपको सर्दी बुखार जुकाम हुआ, आप डॉक्टर को दिखाने गए, उन्होंने लैब टेस्ट लिखा, तो आप वहाँ गए कराने के लिए। तो इट में पब्लिक और द प्राइवेट, ये सिंपल सा कहानी है, आप समझ चुके होंगे इस बात को मेरी से। सो बेसिकली द होल सिनेरियो the whole scenario we are talking about the public role of public health lab। तो आप पूरे सीन में आप समझे होंगे कि जो लेबोरेटरी कंट्रीब्यूशन है एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस में क्यों जरूरी है, प्रिंसिपल्स क्या है लेबोरेटरी बेस्ड सर्वेलेंस का, और हम लोग क्यों करते हैं। सो होप आई एम वेरी क्लियर टू व्हाट आई एम राइट नाउ स्पीकिंग टू यू। That's for today. We will be discussing next topic in the next videos. Do watch, subscribe, and share with your friends. If you have any queries, please drop down in the comment box. That's for today. Thank you. Signing off.